नमस्कार साथियों, मैं जितेश शाकर न्यूज सक्षम क्लासेज पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल अपन चर्चा कर रहे थे, केमिकल रिएक्शंस की बात कर ली थी, रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर ली थी। 2 मिनट अपन ने जो गत चर्चाएं की थी उनके बारे में बात करते हैं। कल अपन ने पढ़ा था सबसे पहले कि तत्वों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए मैंने बताया था कि तत्वों का एक प्रतीक होगा या फिर संकेत होगा। उस संकेत को दर्शाएंगे सबसे पहले उस तत्व के प्रतीक के चरणों में या नीचे उस तत्व का परमाणु क्रमांक होगा। परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है और उस तत्व के ऊपर होगा परमाणु द्रव्यमान, जिसको ए से दर्शाते हैं एटॉमिक मास। और अपन ने सीखा था कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। फ्रेंड्स, अपन ने प्रोटॉनों की संख्या निकालना, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सारी चीजें कल अपन ने अध्ययन किया था। मैंने कल आपको बताया था कि न्यूट्रॉनों की संख्या अपन इजीली निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना था उस आवारा तत्व के बारे में हाइड्रोजन के लिए कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 0। अन्य किसी भी एलिमेंट्स के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 0 कभी होती ही नहीं है। हाइड्रोजन की बात करने के बाद में चलो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में भी बता देता हूं। देखो फ्रेंड्स, ध्यान देना, जितने भी तत्व होते हैं, जैसे अपन बात करें कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, इनका परमाणु क्रमांक जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये इनका परमाणु क्रमांक है, ये एलिमेंट है, ये परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, और ये मतलब एलिमेंट है जिनका प्रतीक या संकेत लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इनके प्रोटॉनों की संख्या कल मैंने लिखी थी कि प्रोटॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी है कि सेम, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर होती है परमाणु क्रमांक की। लेकिन फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। एटॉमिक मास निकालना मैंने बताया था, परमाणु द्रव्यमान 1 का कितना होगा 1, इसका कितना होगा 4, 3 का कितना होगा 7, क्योंकि ओड नंबर है, विषम संख्या, डबल में 1 जोड़ेंगे, और 4 का कितना होगा 8, 5 का कितना होगा 11, और 6 का कितना होगा 12। ये मैंने निकालना सिखाया था। फिर ये है परमाणु द्रव्यमान, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है प्रोटॉनों की संख्या, ये है तत्व, और ये है परमाणु क्रमांक की, ठीक है। फिर फ्रेंड्स, मैंने आगे समझाया था आपको कि तत्व बता दिया, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एटॉमिक मास बता दिया, और इसके आगे मैंने कल आपको बताया था न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी तो बताया था ना। एक फॉर्मूला ये था A बराबर P + N। A मतलब एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। अपन को न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक मास में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे। चलो घटाओ, एटॉमिक मास 1 में से प्रोटॉनों की संख्या 1 घटी, कितना बचा 0। एटॉमिक मास कितना 4, प्रोटॉनों की संख्या कितनी 2, कितना बचा 2। एटॉमिक मास कितना 7, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी 3, कितना बचा 4। एटॉमिक मास कितना 8, और प्रोटॉनों की संख्या 4, कितना बचा 4, ठीक है। ऐसा फ्रेंड्स अपन ने निकालना कल सीख लिया था। अब देखो इधर ध्यान दो, जैसे यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या सेम आ रही है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। ऐसे अपन ने न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना, प्रोटॉनों की संख्या निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, एटॉमिक मास निकालना, एलिमेंट के प्रतीक को कैसे दर्शाते हैं कि पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा, एटॉमिक नंबर आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा अपन ने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। नामकरण किसने किया था, स्टोनी ने। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। इसके अलावा अपन ने फ्रेंड्स ये भी चर्चा की थी कल की क्लास में कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित कण है, जिसके ऊपर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश पाया जाता है। कूलाम क्यों लगाते हैं कि कूलाम आवेश का यूनिट है। इसके अलावा अपन ने चर्चा की थी आवेश की कि प्रोटॉन का आवेश भी सेम रहता है, लेकिन उसकी नेचर या प्रकृति अलग होती है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, जबकि प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। और एटॉमिक मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान मास की भी अपन ने बात की थी। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, लेकिन प्रोटॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन का होता है हल्का सा। दोनों का द्रव्यमान मैंने कल बताया था आपको 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के आसपास होता है।
अब अपन बात कर रहे हैं कि कल की क्लास में अपन ने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। फिर अपन ने बात किया था कि अपन रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्युत्पन्न करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए मैंने कल समझाया था सबसे पहले कि एक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन समझ में आ गई। समीकरण किसको कहते हैं? जिसमें दो पक्ष हो, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, वो इक्वेशन या समीकरण होता है। फिर अपन ने समझाया था कि एक शब्द रासायनिक शब्द समीकरण लिखा था, शब्दों का समीकरण लिख रहा था, जिस शब्दों के समीकरण में रासायनिक तत्व यूज हो रहे थे, इसलिए उस समीकरण को बोल रहे थे शब्द रासायनिक समीकरण। ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? शब्द रासायनिक समीकरण के बाद में, कि इस शब्द रासायनिक समीकरण को तत्वों के प्रतीक या संकेतों के रूप में अगर दर्शाते हैं तो अपने सामने क्या बन रहा था? अपने सामने एक रासायनिक समीकरण बन रहा था। ठीक है। उस रासायनिक समीकरण में होने वाली जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। उस रासायनिक अभिक्रिया के तीन पक्ष बनाए थे, एक बायां पक्ष था, एक दायां पक्ष था। बाएं पक्ष को क्रियाकारक या अभिकारक कह रहे थे, दाएं पक्ष को अपन क्रियाफली उत्पाद कह रहे थे। एक तीर का निशान था, उसके ऊपर उत्प्रेरक लगाते हैं, और उत्प्रेरक क्या कर रहे थे? अभिक्रिया में भाग तो नहीं ले रहे थे, लेकिन अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहे थे, जो दो प्रकार के थे। एक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, एक अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं वो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, और जो घटाते हैं वो उत्प्रेरक विष होते हैं। इसके अलावा अपन ने बातें की थी कि देखो, जो तीर का निशान होता है वो अभिक्रिया की दिशा को डिनोट करता है। इसके आगे अपन ने स्टडी की थी कि जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनके अंदर सबसे पहले अपन ने अभिक्रिया को बैलेंस करना सीखा था। मतलब बैलेंस करने के लिए आपको एक मेथड यूज में लेना पड़ता है कि बार बार गुणा भाग करना पड़ता है, और गुणा भाग करने वाली इस विधि को अपन हिट और ट्रायल विधि कह रहे थे। फ्रेंड्स, फिर अपन ने बैलेंस करना सीख लिया था। बैलेंस करना सीखने के बाद में कल अपन ने केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़ रहे थे। पहला टाइप अपन ने पढ़ लिया था संयोजन का, दूसरा अपन ने पढ़ लिया था वियोजन का, तीसरा टाइप अपना आगे पढ़ते हैं। तीसरा टाइप आप ध्यान रखना बोर्ड पे, अपना तीसरा टाइप है संयोजन, और संयोजन हो गई थी, वियोजन हो गई थी। तीसरा टाइप अब मैं लिख रहा हूं। तीसरा टाइप फ्रेंड्स मैं ऊष्माक्षेपी ले लेता हूं एक बार। ठीक है, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, आप एक बात तो हमने बचपन से बहुत बार सुना होगा कि तमाम वो रिएक्शन, तमाम वो अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हो गया जिनके अंत में प्लस ऊर्जा का साइन लगा होता है। फ्रेंड्स, ये कभी नहीं होता है। अगर प्लस ऊर्जा नहीं दो, अगर पहचाना हो तो कैसे पहचानेंगे? मैं तरीका बताता हूं। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे दो चीजें हैं, दो लोग हैं ए और बी। ठीक है। अगर दो चीजें मिलती हैं, कुछ तीसरी नई चीज बनेगी, लेकिन साथ में जब नई चीज बनती है तो ऊर्जा भी तो बाहर निकलती है, कुछ ना कुछ होगा ना। ठीक है। जब दो चीजें मिलती है, मतलब जब ए पार्टी और बी पार्टी मिलती है तो एक अच्छी सी पार्टी का निर्माण होता है, ऊर्जा साथ में निकलती है। इसके अलावा देखो, ध्यान दो, इसको कैसे समझिए। जैसे फ्रेंड्स, दो कोचिंग हैं, कोचिंग ए और कोचिंग बी, वो थोड़ी मतलब मीडियम सी चल रही हैं। जब वो एक साथ मिलकर अच्छा सा काम करेंगी तो मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी मार्केट में जाएगी उन कोचिंगों की। ठीक है। मतलब जब दो चीजें मिलेगी तो क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी, निश्चित सी बात है। ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा क्रियाकारक जुड़ रहे हैं और एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये कह सकते हैं कि समस्त संयोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? समस्त संयोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। समस्त संयोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ये लो, ऊष्माक्षेपी की परिभाषा लिख दी। ये ऐसे एग्जाम्पल समझा दिया मैंने। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं कि कार्बन प्लस O2, ठीक है, जब ये मिलता है क्या बनता है? CO2। बोलो, प्लस ऊर्जा बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी मेरे भाई। इसके अलावा ये तो बैलेंस रिएक्शन है। इसके अलावा जैसे अपना ग्लूकोज है, ग्लूकोज को C6H12O6 बोलते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये ग्लूकोज क्या है मैं बता देता हूं आपको। अपन जो रोटियां खाते हैं, ठीक है, अपन जो चावल खाते हैं, अपन जो आलू खाते हैं, इन सबके अंदर स्टार्च मंड पाया जाता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका सरलतम रूप क्या है? ग्लूकोज है। देखो कैसे टूटता है मैं बताऊं। जब अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं अपने मुंह में,
तो सबसे पहले मतलब मैकेनिकल डाइजेशन होता है, ठीक है, यांत्रिक पाचन होता है, भोजन का डाइजेशन होता है, दांतों के द्वारा चबाया जाता है। और अपनी लार के अंदर एमाइलेज या टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है, वो उस कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और इस माल्टोज को माल्टेज एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। और फ्रेंड्स इस ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, ये ग्लूकोज जब बदल जाता है तो ग्लूकोज अपने सेल में जाती है, और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन होती है, और उस ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होती है, ठीक है, मतलब ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या बनता है, जब अपने ग्लूकोज जो खाना खाते हैं। चलो मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी है, आप केवल क्वेश्चन बता रहा हूं, आंसर भी मैं ही दूंगा, है ना। देखो क्वेश्चन ये है कि इस एक विलगित रूम आइसोलेटेड, अगर इस रूम के अंदर मैं आ रहा हूं तो बाहर दूसरा गेट है निकलने वाला, एग्जिट गेट, तो उससे भी तो मैं तो निकलूंगा ना। फ्रेंड्स फिर ऐसा क्यों होता है कि अपन मतलब लेते तो क्या है, मतलब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनटेक ऑक्सीजन करते हैं श्वास लेते टाइम में, अच्छा, फिर बाहर CO2 क्यों निकलती है, ठीक है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है कि अपन श्वास लेते वक्त तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, लेकिन बाहर CO2 क्यों निकलती है। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं यही दे रहा हूं, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान रखो कि अपन जो ग्लूकोज बनी रोटियों से, इसका ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, तो अपने सामने बनेगा एक तो CO2 प्लस एक क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। देखो क्या कहा अपन ने कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो एक तो CO2 बनेगा और एक क्या बनेगा, H2O बनेगा। बोलो फ्रेंड्स इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 बन रहा है क्या, पता चल गया। CO2 कैसे बाहर निकलती है, लेते O2 है फिर भी CO2 निकलती है, क्योंकि CO2 ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से आती है। अपन कहते हैं कि अपने शरीर का 70% हिस्सा जल से बना होता है, ये जल से कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया होगा। प्लस इनके साथ में अपन को उन रोटियों से या चावल से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, क्योंकि दो चीजों के मिलने से एनर्जी तो प्रोडक्शन होगी, निश्चित सी बात है। अब फ्रेंड्स समस्या ये नहीं है, ये उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है कि समस्त संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है, उष्माक्षेपी, ये संयोजन ही लिख रहा हूं। अच्छा, अर्थात अपन ये भी कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के संपन्न होने के फलस्वरूप उष्मा या ऊर्जा का क्या हो, उत्सर्जन हो, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहा मैंने कि अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद में किसका उत्सर्जन होना चाहिए, ऊर्जा का। और अगर संपन्न होने के बाद में ऊर्जा हो तो अपन कौन से साइन के द्वारा दर्शाते हैं, प्लस ऊर्जा के द्वारा। देखो फ्रेंड्स इधर ध्यान देना, मैं एक बात बताऊं, देखो फ्रेंड्स इस चीज को एक बार यहां से रब कर रहा हूं, थोड़ा सा आप समझना। देखो जैसे अपन बात करें कि ये C6H12O6 है, ठीक है, और ये क्या बन रहा है, प्लस O2, ये दो चीज जुड़ रही हैं, और इन दो चीजों को, ठीक है, क्या इन दो चीजों को जुड़ रही है, जुड़ने से क्या बन रहा है, CO2 प्लस H2O बन रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स जैसे ये बन रहा है तो आगे प्लस ऊर्जा का साइन आ रहा है। प्लस ऊर्जा का साइन क्यों आएगा फ्रेंड्स, इसको टूटने के लिए, किसको तोड़ने के लिए, इस ग्लूकोज को अपन को क्या करना पड़ रहा है, ये ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, और जब ये ऊर्जा बराबर के उधर जाती है तो फिर कौन सा साइन आ जाता है, प्लस ऊर्जा। खैर ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसको बैलेंस करके दिखाता हूं, थोड़ी सी टफ समीकरण है केमिकल, तो उसको थोड़ा सा बताते हैं। देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट, एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आगे भी ऑक्सीजन है, तो बराबर के इधर भी क्या लिखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है, 6। अच्छा, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 12। अच्छा, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, देखो फ्रेंड्स ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या दो टाइप से है, एक बार तो 6 है प्लस 2 है अलग से, तो अलग है तो अलग ही लिखेंगे ना, मिला के क्यों लिखेंगे। अच्छा, अब इधर कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है, 1। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 तो अलग है फ्रेंड्स,
और एक अलग है। अच्छा, अब सबसे पहले ये बताओ यहाँ पर कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है? 6। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 से गुणा करवाना पड़ेगा क्या? हाँ, करवाना पड़ेगा। तो ये लो मैंने यहाँ 6 से गुणा करवा दिया। अब फ्रेंड्स एक काम हो गया, अगर इस कार्बन को मैंने 6 से गुणा करवाया है तो ये 2 वाला ऑक्सीजन भी तो 6 से गुणा हो गया, लो करवा दिया। अच्छा, अब कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन 12 और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2। अब इसको बैलेंस कब होगा? जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा, हाइड्रोजन को 6 से करवा दिया। जब हाइड्रोजन 6 से मल्टीप्लाई होता है तो जो एक वाला ऑक्सीजन है वो भी 6 से हो गया। अच्छा, ये लोग करवा देते हैं, करवा दिया। अब मिलाओ, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 का ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 6 2 8 है, इधर 6 दूनी 12 और 6 18 है? तो क्या करना पड़ेगा? अपन को एक काम करना पड़ेगा, जो 2 वाला है इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दे क्या? अच्छा, लो मैंने करवा दिया। अब कितना हो गया? 6 और 12 18, 12 और 6 18। ऑक्सीजन समान है, हाइड्रोजन भी समान है, कार्बन भी समान है। इसका मतलब ये एक बैलेंस रिएक्शन बन गई, जिससे अपन को इस अभिक्रिया के परमाणु की निश्चित संख्या का पता चल रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये एक श्वसन की विक्रिया है। और आपको याद रखना है, श्वसन एक प्रकार का कौन सी विक्रिया है? श्वसन भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। कौन सी विक्रिया है? ठीक है, कि श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। देखो फ्रेंड्स, श्वसन को बताने के बाद में मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूं। ऊष्माक्षेपी बता दिया मैंने आपको कि ऊष्माक्षेपी क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया संपन्न होने के फलस्वरूप ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसको अभिक्रिया के लास्ट में या उत्पाद के आगे प्लस ऊर्जा का साइन लगा करके दर्शाया जाता है। जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है उसको अपन ने लिखा, जैसे अपनी एग्जाम्पल 2-3 देख लिया। इसके अलावा अपने एक बात और सीख ली कि समस्त संयोजन विक्रियाएं कौन सी हैं? ऊष्माक्षेपी विक्रियाएं हैं। अब फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं आपको चौथी, ऊष्माशोषी। कौन सी बता रहा हूं? ऊष्माशोषी। देखो, जो ऊष्माशोषी होती है वो क्या होती है? सबसे पहले तो ऊष्माक्षेपी शोषी की उल्टी होगी, ठीक है, मतलब क्षेपी से जस्ट उल्टा शोषी में होगा। अच्छा, तो इसका ये कह सकते हैं कि समस्त वियोजन अभिक्रियाएं क्या होंगी? ऊष्माशोषी। बोलो सही बात है क्या? अब इसका मतलब एक बात तो आपको ये समझ में आ गया कि उल्टा मैंने बताया तो संयोजन, समस्त संयोजन तो क्या थी? क्षेपी। तो समस्त वियोजन क्या है? शोषी। एक दूसरी बात मैंने इसमें ऊष्माक्षेपी में यह बताया था कि उत्पाद के आगे प्लस ऊर्जा लगती है, जबकि ऊष्माशोषी में किसके आगे लगेगी? क्रियाकारक के आगे प्लस ऊर्जा लगेगी। अच्छा, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि उत्पाद के आगे माइनस ऊर्जा लगेगी। अच्छा, आगे ध्यान दो, मतलब समस्त वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया संपन्न होने के फलस्वरूप ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है। समझ में आ गया होगा? ऊष्मा से शोषी क्या है? जिनमें विक्रिया के संपन्न होने के फलस्वरूप ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है। और क्षेपी में इसका जस्ट उल्टा था। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H2O जब ये टूटता है, टूटेगा कैसे? इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। कौन सी ऊर्जा देनी पड़ती है? विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है H2O को तोड़ने के लिए। अच्छा, तो H2O जब टूटेगा तो क्या बनेगा? H2 प्लस O2 बनेगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप एक बात हो, H2O जल है, इसको तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसको प्लस एनर्जी से अपन डिनोट करते हैं। और जब ये प्लस ऊर्जा बराबर के उधर जाएगी तो बोलो ये माइनस ऊर्जा आएगी क्या यहाँ पर? अच्छा, आएगी। ये समझ में आ गया आपको? अब एक बात तो फ्रेंड्स, ये एरो का साइन है ना? अब एक बात तो, ये कौन सी विक्रिया हो गई? ऊष्माशोषी। तो बोलो समस्त वियोजन विक्रियाएं कौन सी हैं? कि H2O का वियोजन हो रहा है। अब देखो अगली बात, इसका एक अपवाद भी आता है। क्या आता है? अपवाद। N2 प्लस O2, ठीक है, क्या बनता है? 2NO बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स,
2NO क्यों लगाया, बैलेंस कर दिया मैंने डायरेक्ट रिएक्शन को, ठीक है। जो N2 प्लस O2 से 2NO बन रहा है, इसके अंदर एक गड़बड़ हो रही है, ठीक है। गड़बड़ क्या है, मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। N2 और O2 जुड़ रहा है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ये अपवाद है, ये संयोजन अभिक्रिया होने के बावजूद भी कैसी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी। तो N2 प्लस O2 आपको लर्न रखना होगा, स्टार लगा लेना, ठीक है। N2 प्लस O2 कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। कैसी है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। इतनी बातें आपको पता चल गई होगी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया के आगे माइनस ऊर्जा का साइन लगाया जाता है, या फिर क्रियाकारक के आगे प्लस ऊर्जा लगी होती है, या फिर समस्त वियोजन अभिक्रिया होती है, अपवाद तो केवल एक है, या फिर कि अभिक्रिया के संपन्न होने के फलस्वरूप उसमें ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण, जबकि उष्मा क्षेपी में उत्सर्जन। चलो फ्रेंड्स, आपकी दोनों अभिक्रियाएं कंप्लीट, क्षेपी भी कंप्लीट, शोषी भी कंप्लीट। अब बात करते हैं अगली 5 नंबर की अभिक्रिया की। देखो फ्रेंड्स, 5वें नंबर की अभिक्रिया या रिएक्शन की बात करें, नंबर की अभिक्रिया फ्रेंड्स कौन सी आती है। अब अपन ऑक्सीकरण और अपचयन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। आपको ऑक्सीकरण के नाम से ही विदित हो गया होगा मेरे ख्याल से कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। मतलब इसकी अब परिभाषा लिख रहा हूं, ऑक्सीजन जुड़े, क्या जुड़े, ऑक्सीजन जुड़े। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता होगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 पाया जाता है। ये कैसे आता है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। आज की क्लास में अपन इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़े कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। या फिर अब एक बात हो, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऋणावेश, ठीक है, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो ऋणावेश जुड़े। अच्छा, या फिर इसकी तीसरी परिभाषा यह हो सकती है कि हाइड्रोजन हटे, क्या हटे, हाइड्रोजन हटे। हाइड्रोजन के ऊपर +1 पाया जाता है ऑलवेज, ठीक है। हाइड्रोजन हटे, अगर हाइड्रोजन हटे तो इसका मतलब यह आता है कि धनावेश हटे, ठीक है। अब देखो परिभाषा सुनना ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़े, या ऋणावेश जुड़े, या हाइड्रोजन हटे, या धनावेश हटे, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया होगा। देखो जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन में अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या बन रहा है, CO2, कैसी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसी हो गई, ऑक्सीकरण। अगर H2 में O2 जोड़ता हूं क्या बनता है, H2O बनता है। कैसी अभिक्रिया हो गई, H2O हो गई, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसके 2 एग्जांपल मैंने बता दिए कि या तो क्या जुड़े, ऑक्सीजन, या फिर क्या हो, ऋणावेश जुड़े, या फिर क्या हो, धनावेश हटे, या फिर क्या हो, हाइड्रोजन हटे। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑक्सीकरण के बाद में अपन बात कर रहे हैं अगली 6 नंबर की अभिक्रिया की। 6 नंबर की अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण की जस्ट विपरीत अभिक्रिया होती है जिसका नाम होता है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। देखो अपचयन ऑक्सीकरण का उल्टा होगा, तो मतलब ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन हटे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हटे तो ऋणावेश भी क्या होगा, हटे, ऋणावेश हटे। तो इसका जस्ट उल्टा होगा कि हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़े। अच्छा, इसका जस्ट उल्टा होगा कि हाइड्रोजन जुड़े या फिर धनावेश जुड़े, ठीक है। तो देखो ऑक्सीकरण की परिभाषा थी कि ऑक्सीजन जुड़े, ऋणावेश जुड़े, या धनावेश हटे, या हाइड्रोजन हटे। जबकि अपचयन की परिभाषा क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े, या धनावेश जुड़े, या ऋणावेश हटे, या ऑक्सीजन हटे। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन। देखो फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं।
जिसे नाइट्रोजन के अगर हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, NH3 बनता है। क्या बनता है, NH3 बनता है। तो बोलो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है क्या, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। ये थी अपनी 6 नंबर की अपचयन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट अभिक्रिया के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें, ऑक्सीकरण पढ़ लिया, अपचयन पढ़ लिया, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं रेडॉक्स रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन की, रेडॉक्स। इसको इंग्लिश में याद रखना क्योंकि हिंदी का नाम उठपटांग है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, मैं परिभाषा लिख रहा हूं एक बार बोर्ड पे है। देखो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ हो, क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। देखो फ्रेंड्स ऐसा कैसे, मैं बताता हूं आपको कि रेडॉक्स रिएक्शन तमाम वो रिएक्शन ही होंगी जिनमें ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। ध्यान देना, जैसे CuO है, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, इसमें अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या बनेगा। देखो फ्रेंड्स अगर ये जुड़ता है तो एक तो बनेगा Cu प्लस H2O बनेगा, ठीक है, Cu प्लस H2O। फ्रेंड्स आप ध्यान देना, Cu से ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब Cu का क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। बोलो इस रिएक्शन के अंदर अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। कैसे, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्सीजन से अलग हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, मैंने अभी बताया था। और H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो अब अपन बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बाद में, ये अपनी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन कितने नंबर की थी, 6। पहले तो पढ़ी संयोजन, दूसरी पढ़ी वियोजन, तीसरी पढ़ी अपन ने ऑक्सीकरण, चौथी पढ़ी अपचयन, 5वीं पढ़ी रेडॉक्स। इसके अलावा 2 और पढ़ ली थी अपन ने, और 7 या 8वें नंबर की रिएक्शन चल रही है, ठीक है। 8वें नंबर की कौन सी है, विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, इसके अलावा उसमें से फिर सोसी भी पढ़ लिया अपन ने। अब बात करें विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, वे रासायनिक, विस्थापन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कैसे होता है, जिसे अपनी क्लास के अंदर 3 लड़के आपस में कभी कौन सा टॉप आता है, कभी कौन सा टॉप आता है, ऐसे उनमें कंपटीशन है। तो जो 3rd रैंक वाला है वो कभी कभी 1st रैंक वाले का डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है और खुद फर्स्ट पे आ जाता है। यही तो विस्थापन होता है, ठीक है। विस्थापन की बात अब करते हैं, ठीक है। देखो जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होगा, परिभाषा लिख रहा हूं बोर्ड पे, ध्यान देना। परिभाषा में सब कुछ होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों का, किसका, क्रियाकारकों का, क्रियाकारक तो समझ गए, कल ही बताया था ना, शुरुआत की थी तब। क्रियाकारक या अभिकारक जो अभिक्रिया करते हैं, या रासायनिक समीकरण का लेफ्ट साइड, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों का एक या 2 मूलक आपस में विस्थापित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया के लिए मैंने फ्रेंड्स आपको क्या बताया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों का 1 या 2 मूलक आपस में विस्थापित हो जाते हैं, क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। और देखो विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की, मैंने परिभाषा को अब रब कर रहा हूं कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, या तो 1 मूलक विस्थापित होगा, या कितने मूलक विस्थापित होंगे, 2 मूलक। और मूलक के विस्थापित होने के आधार पर
विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। ध्यान देना बोर्ड पे, ये विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। इधर तो लिख रहा हूं एकल विस्थापन। कौन सा विस्थापन है? एकल विस्थापन। और फ्रेंड्स इधर मैं लिख रहा हूं द्वितीय विस्थापन। कौन सा विस्थापन? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एकल विस्थापन की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, वह रासायनिक विक्रिया जिसमें क्रियाकारकों का एक मूलक ही, कितना मूलक ही? एक मूलक विस्थापित हो, क्या कहलाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और द्वितीय विस्थापन की परिभाषा क्या है? वह रासायनिक विक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के 2 मूलक विस्थापित हों। कौन सी विक्रिया कहलाती है? द्वितीय विस्थापन। देखो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले तो आपको यह समझाया है कि विस्थापन अभिक्रिया वह होगी जिसमें क्रियाकारकों का एक या फिर 2 मूलक आपस में क्या होगा? विस्थापित। अगर एक मूलक विस्थापित होता है तो एकल विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगर 2 मूलक आपस में विस्थापित होते हैं तो कौन सी विक्रिया होगी? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होगी। लो, सबसे पहले मैं एक बार द्वितीय विस्थापन का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। द्वितीय विस्थापन का एग्जाम्पल है Na2SO4। Na2SO4 का मतलब सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड की विक्रिया होती है BaCl2 की विक्रिया। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको यहां तक का और ये भी बताऊंगा किस बेरियम BaCl2 ही क्यों बना, ये Ba2Cl3 या कोई BaCl क्यों नहीं बना, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, आप धीरे धीरे पढ़ते चलो, 1-2 दिन में सारी चीजों का पता लग जाएगा। अपन बात करें हैं कि Na2SO4 के साथ BaCl2 की रिएक्शन होती है तो क्या होता है? ध्यान देना। ठीक है, Na के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज पाया जाता है, अभी आपको पता नहीं होगा लेकिन आज ही की क्लास में चीज तो सीख लेंगे। SO4 के प्लस ऊपर माइनस का चार्ज पाया जाता है तो प्लस वाला इधर क्लोरीन के ऊपर माइनस पाया जाता है, इससे रिएक्शन करेगा तो एक तो बनेगा NaCl प्लस एक बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4। तो फ्रेंड्स क्या कहा मैंने कि वह रासायनिक विक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के 2 मूलक, तो बोलो दोनों मूलक आपस में विस्थापित हो रहे हैं क्या? सोडियम और बेरियम। अच्छा, ये विस्थापित होकर के सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना रहे हैं क्या? बना रहे हैं। अगर 2 मूलक विस्थापित हो रहे हैं तो कौन सी विक्रिया हो गई है? द्वितीय विस्थापन। अब बात आती है एकल विस्थापन की। एकल विस्थापन में ध्यान देना, जिसे Zn प्लस CuSO4 है, जब यह विक्रिया करता है तो ये Zn Cu को विस्थापित कर देता है इस धातु को, इस अपने धातु विलयन में से। ठीक है, और बनाता है ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है। ठीक है, अच्छा देखो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये Zn को विस्थापित कर क्यों देता है? ठीक है, ये फ्रेंड्स कर देता है कि धातुओं की अपनी एक सक्रियता श्रेणी होती है। कौन सी श्रेणी होती है? सक्रियता श्रेणी। अगर आपको द्वितीय विस्थापन विक्रिया अच्छे से समझ में आ गई हो तो मैं इसे रब कर देता हूं। द्वितीय विस्थापन में क्या समझा आपने? किसमें क्रियाकारकों के आपस में कितने मूलक बदलेंगे? 2 मूलक बदलेंगे। ठीक है, बदलेंगे क्या? विस्थापित होंगे। इसका एग्जाम्पल ये याद रखना, अभी फ्रेंड्स जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी जनवरी के अंदर, उसमें यही एग्जाम्पल आया था और यही एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक के अंदर दे रखा है। Na2SO4 BaCl2, ये एग्जाम्पल सेम में फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। अब अपन बात कर रहे हैं द्वितीय विस्थापन को हटा देता हूं, यहां पर मैं आपको सक्रियता श्रेणी समझा देता हूं। ठीक है, देखो सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या है पहले तो मैं आपको ये बताऊं। ठीक है, मतलब कुछ धातुएं हैं। ठीक है, धातुओं का ग्रुप आपको बताऊंगा और उनकी सक्रियता के अकॉर्डिंग उनकी जो सक्रियता सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सी है, उससे कम कौन सी, उससे कम कौन सी है, उसके आधार पर मैं उनका ऑर्डर लिखूंगा यहां पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो धातुओं की सक्रियता श्रेणी, किनकी सक्रियता श्रेणी? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। देखो फ्रेंड्स, धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी होती है वो होती है
देखो फ्रेंड्स, मैं बताऊं, सबसे ऊपर तो होता है पोटेशियम। सबसे ऊपर तो कौन होता है? इस के का साइन का मतलब होता है पोटेशियम। उसके ऊपर नीचे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मतलब पारा, मरकरी, इसके नीचे अर्जेंटम चांदी, इसके नीचे ओरम गोल्ड सोना होता है। मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद में कौन है? सोडियम। और फ्रेंड्स जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं क्रियाशीलता क्या होती जाती है? घटती जाती हैं। क्या होती जाती हैं? और ऊपर जाते हैं तो बढ़ती जाती हैं। सोडियम और पोटेशियम की क्रियाशीलता ऊपर पाई जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा होती है। और क्रियाशीलता ज्यादा होने की वजह से अगर सोडियम को और पोटेशियम को अपन खुले में छोड़ दे तो वो आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, अपन को ये तो पता होता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, लेकिन अपन को ये मालूम नहीं होता है कि उनको तेल में डुबो कर रखा क्यों जाता है। ये भी अपन को मालूम होता है कि वो आग पकड़ लेते हैं। फिर अपन को ये पता नहीं होता कि वो आग पकड़ते क्यों हैं। आज आपको पता चल गया है, क्योंकि उनका नंबर सक्रियता श्रेणी में सबसे टॉप पे आते हैं, मतलब सबसे सक्रिय धातु है। और सक्रियता में ऊपर आएगी तो मतलब सबसे ज्यादा विक्रियशीलता धातु होगी। अच्छा, फिर इसका मतलब ये भी निकला कि चांदी और सोना तो सबसे कम क्रियाशील होंगे। हाँ, सही बात है फ्रेंड्स, चांदी और जो सोना होगा वो सबसे कम क्रियाशील होगा। ये वायुमंडल में खुला छोड़ने पे भी इस पे कुछ नहीं बिगड़ता है। हाँ, चांदी के जरूर बिगड़ जाता है। अगर चांदी को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है और सल्फर से अभिक्रिया कर लेता है तो सिल्वर सल्फाइड बनाता है, उससे चांदी के ऊपर एक ब्लैक परत बन जाती है। ठीक है, मतलब मैंने क्या बताया कि अगर चांदी को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो सल्फर के मिलने से चांदी के ऊपर कैसी परत आ जाती है? ब्लैक परत, ब्लैक लेयर आ जाती है। कैसी लेयर आ जाती है? ब्लैक लेयर आ जाती है। बोलो आपको समझ में आया या नहीं आया? एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई कि इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। इनकी विक्रियशीलता न्यूनतम होती है, इसलिए वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? स्वतंत्र अवस्था में। क्यों? क्योंकि उनकी क्रियाशीलता सबसे कम या न्यूनतम होती है। अगली बात कि अगर सिल्वर को खुला छोड़ दिया जाए वायुमंडल में तो ये सल्फर से विक्रिया करके, किससे करता है विक्रिया? ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ये सल्फर से विक्रिया करके कैसी पड़ जाती है? चांदी काली पड़ जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, अगर कॉपर जो आती है, कॉपर देखो सबसे पहले तो कॉपर को Cu से दर्शाते हैं और इस कॉपर को ही तांबा कहते हैं। कॉपर को क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। अगर कॉपर वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायुमंडल में उपस्थित आदर्श CO2 से रिएक्शन करती है और CO2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है? मतलब कॉपर एक भूरे रंग की परत चढ़ा लेता है अपने ऊपर। कैसे रंग की? भूरे रंग की। किसके साथ अभिक्रिया करके? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके। बोलो आपको सक्रिय श्रेणी के बारे में थोड़ा बहुत मालूम हुआ क्या? सक्रिय श्रेणी आपको लर्न रखना होगा। जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था, आपको कुछ याद करने के लिए डाटा मैंने बताया था कि डेसी, सेंटीमिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एक्सा, जेप्टो, योक्टा, इन सब चीजों को याद रखो। इसके अलावा डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एटा, जेठा, योटा, इन सब सारी चीजों को कल आपको याद लर्न करने के लिए मैंने बताया था। वैसे ही आपको सक्रिय श्रेणी याद करनी है। कैसे याद करोगे कि ऊपर पोटेशियम पाया जाता है, उसके नीचे सोडियम पाया जाता है। सबसे नीचे कौन पाया जाता है? सोना पाया जाता है। उसके ऊपर कौन पाया जाता है? सिल्वर पाया जाता है। अच्छा, उसके ऊपर कौन पाया जाता है? पारा। इसके ऊपर कौन पाया जाता है? कॉपर। कॉपर के ऊपर कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लेड, फेरस, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये पाया जाता है। देखो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एक चीज का यह पता चल गया कि मैंने भी कहा है कि जिंक धातु, ठीक है, कॉपर धातु को कॉपर धातु विलयन से विस्थापित कर देती है। केवल एक धातु को विस्थापित कर रही है, केवल एक मूलक को विस्थापित कर रही है, इसलिए एकल विस्थापन हो गया। अब फ्रेंड्स आपको इसका राज समझ में आ गया होगा कि ये विस्थापित करती क्यों है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है उसकी अभिक्रियाशीलता, जिंक की अभिक्रियाशीलता कॉपर से क्या होती है? ज्यादा होती है, तो जिंक इसको विस्थापित कर देगा। इसी प्रकार से जैसे Fe का मतलब फेरस होता है, फेरस भी कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और बनता क्या है? FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस क्या बनता है? कॉपर बनता है। फ्रेंड्स आप एक चीज बताना मुझे गौर करके कि ये फेरस इसको विस्थापित कर रहा है, केवल अकेले मूलक को विस्थापित कर रहा है, इसलिए एकल विस्थापन तो रिएक्शन होगी। कर क्यों रहा है? क्योंकि ये देखो फेरस कहाँ है? ये रहा फेरस ही,
ये फेरस ही इस कॉपर को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि ये सकृत श्रेणी में कॉपर से क्या आता है, ऊपर आता है। चलो आपको एकल विस्थापन भी समझ में आ गया, आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी समझ में आ गई। अच्छा, आपको सकृत श्रेणी भी बहुत अच्छे से डिटेल से समझ में आ गई, आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी समझ में आ गई। बोलो फ्रेंड्स, आ गई होगी इतनी चीजें तो। अब फ्रेंड्स आपको मैं कुछ चीजें और बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ, इधर अब सकृत श्रेणी को रब कर दूं, है सकृत श्रेणी बहुत अच्छे से समझ ली। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब बात कर रहे हैं कि सकृत श्रेणी के अंदर आगे अपन पढ़ते हैं कि देखो एक तो होता है धातुओं का संक्षारण। क्या होता है, संक्षारण। देखो संक्षारण क्या है, ठीक है। अगर कोई भी धातु, ठीक है, अगर कोई भी धातु नमी आर्द्रता के संपर्क में आती है, कैसे भी धातु हो, अगर इनके संपर्क में आती है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे अपहासित होने लग जाती है। और अपहासित होने से क्या होता है, उसका विघटन शुरू हो जाता है, और विघटन शुरू होने से उसका नुकसान होगा, वही क्या कहलाता है, संक्षारण। जैसे लो मैं एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे सपोज दैट अपना लोहे का एक ब्रिज है, अगर वो वहां पानी भरा रहता है, पानी के संपर्क में आएगा, उसकी जंग लगेगी, धीरे धीरे वो अपहासित होगा, वहां से नुकसान होगा, यही उसका क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो मतलब अगर कोई भी धातु नमी या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उसका संक्षारण शुरू हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन तो ये था कि संक्षारण से बचाव के लिए क्या किया जाता है। मैंने कल की क्लास में नाम लिया था, आपके सामने बताया नहीं था ना, यसद लेपन। क्या नाम लिया था, यसद। अगर संक्षारण हो रहा है तो उसे बचाव के लिए क्या किया जाता है, यसद लेपन किया जाता है। यसद लेपन क्या है, मतलब लोहे या फिर इस्पात जैसी चीजों पर जिंक की परत चढ़वाना। किसकी परत चढ़वाना, यहां परिभाषा लिख रहा हूं, लोहे या इस्पात पर जिंक को जेडन से बोलते हैं, जिंक की परत चढ़वाना क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, यसद लेपन कहलाता है। चलो आपको एक चीज नहीं, यसद लेपन मिली, संक्षारण का पता चल गया, तो संक्षारण से बचाव के लिए यसद लेपन किया जाता है। इसके अलावा पेंट वगैरह किया जाता है, ग्रीस लगा दिया जाता है धातुओं के, उससे उनका संक्षारण होने से बच जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताता हूं, संक्षारण के बाद में विकृत गंधिता। क्या बताता हूं, विकृत गंधिता, ठीक है। विकृत गंधिता क्या है, ठीक है। देखो विकृत गंधिता, विकृत का मतलब होता है अपने मूल स्वरूप से थोड़ा सा डाइवर्ट होना, विकृत होना, किसमें, गंध में, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स याद रखना कि वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ, वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ अगर लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं तो उनकी गंध में परिवर्तन आने लगता है। मतलब जैसे आप सपोज करो, मतलब अपना घी है, घी अगर लॉन्ग टाइम तक घर पे पड़ा रहेगा, सपोज करना, तो फिर वो घी में हल्की मतलब ऐसे सुगंध आने लग जाती है, ठीक है, उसकी गंध में परिवर्तन होने लग जाता है, वो क्या कहलाएगा, विकृत गंधिता। घी को छोड़ो, अचार है अपना, ठीक है, अचार के अंदर क्या करते हैं, अगर वो लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा तो उसकी गंध में परिवर्तन आएगा, और वही क्या कहलाएगा, विकृत गंधिता कहलाएगा। फ्रेंड्स यही विकृत गंधिता है जो आपको शायद समझ में आ गई होगी। विकृत गंधिता से बचाव के लिए क्या किया जाता है, देखो जैसे आपको याद होगा, जो अपनी चिप्स वगैरह की थैलियां आती हैं वो काफी लंबे टाइम तक मार्केट में पड़ी रहती हैं, उसके बाद में उनकी सेल होती है, तो जब इतने दिन पड़ी रहेगी तो वो तो खराब हो जाएगी, क्योंकि वो फ्राई की हुई चीजें तो होती हैं, तो निश्चित सी बात है कि तेलीय चीज है तो उनकी गंध परिवर्तित होगी, उनमें विकृत गंधिता हो जाएगी। तो इस विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या किया जाता है, देखो आपने सुना होगा कि हवा का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड्स हवा का बहुत मोल होता है। आपने चिप्स वाली थैली में देखा होगा, 10 रुपए की लेते हैं तो चिप्स तो होती है 3 रुपए की, 7 रुपए की व्हाइट होती है। क्यों होती है, देखो मैं बताऊं आपको। जैसे वो थैली होती है, उस थैली के अंदर अपने एनवायरमेंट में जो गैसें होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है 78 के आसपास है, ठीक है, 78 पॉइंट कुछ, और ऑक्सीजन 21% है, और अन्य गैस आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन अपन इन दो की बात करें, देखो आपको फ्रेंड्स याद रखना है, ऑक्सीजन गैस जहां भी होगी वहां पर ऑक्सीकरण शुरू होगा, और ऑक्सीकरण क्या करता है, स्वाद को बिगाड़ने का काम करता है, गंध को जल्दी से परिवर्तित करने का काम करता है। इसलिए आपको पता है कि ऑक्सीजन होगी तो वो चिप्स जल्दी से खराब हो जाएगी, इसलिए उस चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को तो बाहर कर दिया जाता है, उसके अंदर थैली के अंदर भरा क्या जाता है, नाइट्रोजन।
तो चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन। क्यों भरी रहती है? विकृत गंधिता से बचाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स मैं बताऊं इसके अलावा मतलब ऑक्सीजन और क्या काम करता है। ऑक्सीजन होने से ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होने से जैसे अपने कपड़े जब अपन मार्केट से लेके आते हैं तो बिल्कुल कलरफुल होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी शानदार कलर वाले होते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद में उनके कलर फीके पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स वो कैसे पड़ जाते हैं? कपड़ों का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने से अपने कपड़े फीके पड़ जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा, मतलब ही अब विकृत संक्षरण बता दिया, विकृत गंधिता बता दिया, मैंने रिएक्शन बता दिया आपको कंप्लीट। मैंने कौन कौन सी रिएक्शन बताई है वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। संयोजन बताई है, वियोजन बताई है, इसके अलावा कौन सी बताई है? ऊष्माक्षेपी बताई है, ऊष्माशोषी बताई है। इसके अलावा मैंने कौन सी बताई है? ऑक्सीकरण बताई है, अपचयन बताई है। इसके अलावा मैंने कौन सी बताई है? रेडॉक्स रिएक्शन बताई है। अच्छा, इनके अलावा मैंने एकल विस्थापन बताया है, द्विविस्थापन बताया है। इसके अलावा मैंने सकृत श्रेणी अच्छे से समझाई है आपको। हाँ, इसके अलावा आपने संक्षरण अच्छे से समझा है, ये शुद्धलेपन अच्छे से समझा है आपने। इसके अलावा विकृत गंधिता को अच्छे से जाना है। धन्यवाद साथियों।